एक दौर था जब देश की राजधानी में बम धमाके लगभग आम बात हो गई थी। लेकिन फिर एक बहुत लंबा अरसा शांति से गुजरा और शायद इसीलिए नवंबर 2025 में हुए एक धमाके ने सबको अंदर तक दहला दिया। इसके बाद जो कहानी सामने आई ना, वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और परेशान करने वाली थी। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इस धमाके के पीछे की सच्चाई क्या थी। पूरे 14 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। 2011 के हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद से दिल्ली ने एक भी बड़ा आतंकी हमला नहीं झेला था। ऐसा लगने लगा था कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। इसीलिए जब यह धमाका हुआ तो सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा। जगह थी दिल्ली का दिल, सुभाष मार्ग, लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने। एक सफेद Hyundai i20 कार में एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते 13 जानें चली जाती हैं। कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इस एक धमाके ने पूरी राजधानी को फिर से दहला दिया। तो शुरुआती कुछ घंटों में सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में बस यही गूंज रहा था, क्या यह सिर्फ एक हादसा था, एक सामान्य CNG सिलेंडर ब्लास्ट जो अक्सर गाड़ियों में हो जाता है, या फिर ये आतंक की राजधानी में वापसी का एक खौफनाक संकेत था। अब देखिए, जब जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची ना, तो वो खुद कंफ्यूज हो गईं। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, लेकिन मौके पर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा एक बॉम्ब ब्लास्ट में होता है। न RDX का कोई केमिकल निशान, न जली हुई कार का मलबा और न ही जमीन पर कोई गड्ढा। सब कुछ बहुत अजीब था। तो सवाल यह था कि आखिर यह धमाका हुआ कैसे। और यहीं पर जांचकर्ताओं को एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज मिली, एनफो। अब ये एनफो क्या बला है? ये कोई RDX जैसा मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव नहीं है। सोचिए, इसे बनाया जाता है खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद यानी अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को मिलाकर, लेकिन इसका असर जबरदस्त होता है। ब्लास्ट की रफ्तार 3200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है और यही वजह थी कि धमाका इतना ताकतवर था और इसने अपने पीछे कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। तो ठीक है, अब ये तो साफ हो गया था कि ये एक आतंकी हमला है। इसलिए सारी जांच का फोकस एक चीज पर आ गया, वो सफेद i20 कार। ये कार आई कहां से, इसे चला कौन रहा था? और यकीन मानिए, इन सवालों के जवाब ने जो कहानी खोली ना, वो किसी ने सोची भी नहीं थी। CCTV फुटेज की मदद से कार की पूरी जर्नी को ट्रैक किया गया। देखिए कैसे रात 8:04 पर कार फरीदाबाद से दिल्ली में घुसती है, फिर घंटों तक सेंट्रल दिल्ली में घूमती रहती है, दरियागंज, कश्मीरी गेट, फिर पार्किंग में जाती है, बाहर निकलती है और फिर करीब 7 बजे धमाका। सवाल यह था कि ड्राइवर इतने घंटे कर क्या रहा था? क्या वो पुलिस से बच रहा था या किसी सही मौके का इंतजार कर रहा था? और मामला सिर्फ कार के रूट का नहीं था, इसकी ओनरशिप की कहानी तो और भी ज्यादा उलझी हुई थी। गुरुग्राम से बिकी, फिर ओखला गई, वहां से अंबाला और अंबाला से पुलवामा। और जैसे ही पुलवामा का नाम सामने आया, जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी कि यह कोई छोटा मोटा हादसा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे डरावना खुलासा तो अभी बाकी था। जांच में पता चला कि इस हमले के पीछे कोई अनपढ़ या पैसे के लिए काम करने वाले आतंकी नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे। जी हां, डॉक्टर्स। इसी को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नाम दिया गया। और पता है ये पूरा मॉड्यूल कैसे पकड़ा गया? एक बहुत ही छोटी सी, मामूली सी लगने वाली घटना से। श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टर लगे, पुलिस ने CCTV खंगाला और पहुंच गई फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल गनी तक। और बस एक गिरफ्तारी हुई और पूरा का पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। तो कौन थे ये लोग? इस नेटवर्क के चेहरे देखिए। डॉक्टर उमर नबी, जिसने वो कार चलाई और धमाके में मारा गया। डॉक्टर मुजम्मिल गनी, मास्टरमाइंड, जिसके पास से 350 किलो एक्सप्लोजिव मिला। डॉक्टर अदील मजीद, जो सारा लॉजिस्टिक्स देख रहा था। ये वो लोग थे जिनका पेशा है जाने बचाना, पर ये जाने लेने की साजिश रच रहे थे। अब एक तरफ तो ये सब खुलासे हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात थी जो सबको खटक रही थी, और वो थी सरकार की चुप्पी। इतने बड़े हमले पर सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे थे, वो बहुत ही संभल कर दिए जा रहे थे। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इस फर्क को समझने के लिए जरा इन 2 बयानों को देखिए। पहलगाम हमले के वक्त सरकार ने साफ साफ इसे टेरर अटैक कहा, सीधा पाकिस्तान पे उंगली उठाई। लेकिन इस बार इसे टेररिस्ट इंसिडेंट कहा गया।
किसी भी पड़ोसी देश का नाम तक नहीं लिया गया। शब्दों का ये खेल बहुत कुछ इशारा कर रहा था। तो वजह क्या थी इस चुप्पी की? देखिए, वजह थी जियोपॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उस वक्त अमेरिका और चीन के बीच दुनिया में एक नई खींचतान चल रही थी। भारत के लिए कई अहम ट्रेड डील्स दांव पर थीं। ऐसे में पिछले बार की तरह आक्रामक बयानबाजी करने का मतलब था इन डील्स को और देश के आर्थिक हितों को खतरे में डालना। एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक रिस्क था। देखिए, किसी भी आतंकी हमले का मकसद सिर्फ बम फोड़ना और लोगों को मारना नहीं होता। नहीं, असली मकसद, असली निशाना होता है समाज की एकता, उसे तोड़ना। और इस धमाके के बाद हमारे मीडिया और सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ वो ठीक यही कहानी बताता है। हुआ ये कि सरकार की तरफ से तो जानकारी बहुत कम आ रही थी, तो एक खालीपन, एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम सा बन गया। और इस वैक्यूम को किसने भरा? मीडिया ने, सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों ने। अब जब खबरें सूत्रों के हवाले से आती हैं तो उसमें अटकलें भी होती हैं, आधी अधूरी जानकारी भी होती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? समाज में कन्फ्यूजन और तनाव और बढ़ गया। और यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आतंकवाद का असली मकसद समाज को बांटना है। जब हम आपस में बंट जाते हैं तो दुश्मन हंसता है। वो यही तो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे पर शक करें, ताकि देश कमजोर हो। पहलगाम के बाद भी यही हुआ था और इस बार भी वही कोशिश की जा रही थी। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या राजनीति के नाम पर, तो जीतता कौन है? असल में जीत उन ताकतों की होती है जो हमें कमजोर देखना चाहती हैं। क्योंकि आतंकवाद का सबसे बड़ा जवाब, किसी भी मिसाइल या सेना से बड़ा जवाब, एक एकजुट देश है।